नमस्कार स्टूडेंट्स। हम आज के लेक्चर में एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, आपको बताएंगे। और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आपने ये टॉपिक पहले कई बार पढ़ रखा है, लेकिन इस टॉपिक में जो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं शायद आपने नहीं अध्ययन किया होगा। मैं ये वीडियो लेक्चर हिंदी में बना रहा हूँ क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हमको फ़ोन किए कि सर थोड़ा हिंदी में बनाइएगा। तो बिकॉज दिस लेक्चर इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर बीएससी स्टूडेंट, for MSc student, for students who are preparing for NET JRF, GATE, JAM और any competitive एग्ज़ाम। तो इसीलिए जो है इस लेक्चर को मैं थोड़ा हिंदी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि ये लेक्चर बहुत लोगों को समझ में आ सके, क्योंकि ये लेक्चर जो है बहुत ही बेसिक कंसेप्ट देने वाला है आपको। जैसा कि इसका टाइटल से ही पता चल रहा है, आई हैव रिटन व्हाट इज वेक्टर एंड हाउ डज वेक्टर ट्रांसफॉर्म सूडो वेक्टर एंड सूडो स्केलर। तो अगर मैं चर्चा करूं तो शायद वेक्टर और स्केलर, सदिश राशि और अदिश राशि, ये हम लोग जब क्लास 9th में होते हैं, जब स्कूल में जाते हैं तभी से हमको पढ़ाया जाता है। विज्ञान के बच्चों को जब स्कूल में जाना शुरू करते हैं तब से सदिश राशि क्या है, अदिश राशि क्या है, ये हम लोग को बताया जाता है। और हम लोगों को ये बताया गया है कि वेक्टर्स आर दोज क्वांटिटीज विच हैव डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड एंड स्केलर है आर दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। ये हम लोगों को बताया जाता है। लेकिन क्या ये परिभाषा सदिश राशि की, अदिश राशि की, ये परिभाषा क्या सफिशिएंट है? तो हम आज के इस लेक्चर में हम आपको यही बताएंगे कि ये जो परिभाषा, ये जो डिफिनीशन हम लोगों ने पहले अध्ययन कर रखा है कि वेक्टर्स आर दोज क्वांटिटी विच हैव डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, दैट इज नॉट सफिशिएंट, दैट इज नॉट ओनली सफिशिएंट, मीन्स दैट इज नॉट सफिशिएंट टू एक्सप्लेन द फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो डिफिनीशन हम लोगों ने पढ़ रखा है ये सफिशिएंट नहीं है वेक्टर को डिफाइन करने के लिए, वेक्टर को परिभाषित करने के लिए। तो क्योंकि अब आप लोग ग्रेजुएट कर रहे हैं, कुछ तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोगों को ये, मेरा मानना है कि आप लोगों को ये ज़रूर जानना चाहिए कि वेक्टर एक्चुअल में होता क्या है या स्केलर होते क्या है एक्चुअल में। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये लेक्चर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही एलिमेंट्री और बहुत ही बेसिक लेक्चर होने जा रहा है। और ये लेक्चर जो है सभी को लगभग सुनना चाहिए, मेरा मानना है। अगर आपने अध्ययन कर रखा है वेक्टर के बारे में, अगर आपको नॉलेज है, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है तो बहुत अच्छा है। अगर आपने जो मैं बताने जा रहा हूँ, अगर आपने ये नहीं अध्ययन कर रखा है तो आपके लिए एक नया चीज़ या नया टॉपिक या नया ज्ञान मिलने वाला है आज के लेक्चर में। ठीक है, तो हम लोग पहले शुरुआत करेंगे वेक्टर क्या होता है, फिर वेक्टर को डिफाइन करने के लिए हम लोग देखेंगे कि वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, चेंज कैसे करते हैं वेक्टर। अगर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं और दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाते हैं तो वेक्टर चेंज कैसे करते हैं। तो वहीं से ये कंसेप्ट देगा कि वेक्टर होता क्या है। जब ये हम लोग समझ लेंगे वेक्टर क्या होता है, तब हम इस लेक्चर के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि सूडो वेक्टर क्या होते हैं और सूडो स्केलर क्या होते हैं।
pseudo scalar and pseudo vector, pseudo scalar and pseudo vector. So this lecture I have mainly prepared from this David J. Griffith book, that is reference book, and this pseudo vector and pseudo scalar, some problems I have included to explain in a detailed way, in a detail. तो let us start the vectors. तो मैंने एक दिन आप लोगों को क्लास में भी पूछा था कि वेक्टर क्या होता है, तो मुझे कई बच्चों ने यही आंसर दिया था कि सर ऐसी राशियाँ जिनके पास दिशा और परिणाम दोनों होता है उनको वेक्टर बोलते हैं। तो मैंने कुछ उनको बहुत सारा एग्जाम्पल दे के बताया था कि नहीं है, इतना ही परिभाषा, जो इतनी परिभाषा देना उपयुक्त नहीं है। ठीक है, हम लोग जब 9 में होते हैं, 10th में होते हैं, 11th में होते हैं या 10+2 तक होते हैं तो हमको ठीक है वो परिभाषा ठीक है वहाँ तक, लेकिन जब आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो आपसे थोड़ा सा और एक्सपेक्ट किया जाता है, आप थोड़ा सा और इलेबरेटिव वे में बताइए वेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट व्हाट इज वेक्टर। तो इसको बताने के लिए हम आपको ले चलेंगे कि वेक्टर जो है एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर जाते हैं तो कैसे चेंज करते हैं, मतलब ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं, ये जानना जरूरी है। सो I have written here, so far in our previous classes we have learned that the definition of vector as what we have learned, that a quantity with magnitude and direction, that is basically known as the vector, that is what we have learned. But जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में बोला कि दिस डिफिनीशन इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। ठीक है, दिस डिफिनीशन इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। अगर जब ये परिभाषा अगर सेटिस्फैक्ट्री नहीं है वेक्टर की, तो फिर क्वेश्चन उठता है, तो प्रश्न उठता है कि वेक्टर एक्चुअली होता क्या है फिर। और फिर वेक्टर में ये जो डायरेक्शन एक लिखा है, दिशा लिखा होता है मीनिंग, तो दिशा का मतलब क्या है। एक क्वांटिटी विथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, परिमाण तो हमें समझ में आता है, मैग्नीट्यूड तो समझ में आता है कि कुछ क्वांटिटी उसका मैग्नीट्यूड होगा, बट दिशा का मतलब क्या होता है वेक्टर में, ये हम लोगों को शायद कम आइडिया होता है, कम जानकारी होती है। तो इसमें दिशा का मतलब क्या है ये हम लोगों को जानना और समझना जरूरी है। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि वेक्टर क्या है तो आप बोलेंगे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो जैसा कि मैंने बोला कि वो आपको बोल सकते हैं कि भाई ये परिभाषा तो आप सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, ये दिशा का मतलब क्या है। तब आप क्या बताएंगे, तब आप उसको थोड़ा और इलेबोरेटिव तरीके से बता सकते हैं। आपने पढ़ा होगा कि वेक्टर जो है एडिशन फॉलो करते हैं, मतलब द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स कैन बी कंबाइंड प्रॉपर्ली अंडर एडिशन। अगर उसमें एडिशन अप्लाई करते हैं तो जो कंपोनेंट होते हैं वेक्टर के वो हम लोग प्रॉपर्ली जोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये बताते हैं कि मान लीजिए कि कोई भी वेक्टर जो है उसके कंपोनेंट होते हैं और उस कंपोनेंट को अगर हम एडिशन करते हैं, एडिशन ऑपरेशन लगाते हैं तो कंपोनेंट उसके जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो फिर मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या अगर हम एक टोकरी लेटर से फल लेते हैं, एक टोकरी अगर हम फल लेते हैं, उस टोकरी में nx नंबर ऑफ पियर्स हैं, मतलब nx नंबर ऑफ नाशपाती हैं, ny नंबर ऑफ बनाना एप्पल्स हैं, सेब हैं, और nz नंबर ऑफ बनाना है। मतलब एक टोकरी है, फलों की टोकरी है जिसमें nx पियर्स हैं, ny एप्पल्स हैं, nz बनाना है। पियर्स मतलब नाशपाती। अब अगर टोटल अगर टोकरी में कितने नंबर ऑफ फ्रूट्स हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ फ्रूट्स आर प्रेजेंट इन टोकरी या इन बैरल ऑफ फ्रूट, तो वी कैन राइट दैट टोटल नंबर ऑफ फ्रूट n, let us say that will be equal to nx, let us say I am writing just to explain you, nx x यूनिट वेक्टर प्लस ny y यूनिट वेक्टर प्लस nz z यूनिट वेक्टर, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ओके, सो
तो क्या हम अगर देखें इसको, n को हमने लिखा है टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स को हमने लिखा है nx x यूनिट वेक्टर, ny y यूनिट वेक्टर प्लस nz z यूनिट वेक्टर, तो क्या n को हम वेक्टर बोलेंगे? मेरा क्वेश्चन है, क्या n को हम वेक्टर बोलेंगे? क्योंकि ऑब्वियसली अगर इसमें देखा जाए तो इसमें 3 कंपोनेंट भी है, x कंपोनेंट है, y कंपोनेंट है, z कंपोनेंट है, ठीक है। तो क्या x को हम वेक्टर बोलेंगे? ठीक है, अभी क्वेश्चन रहने देते हैं और आगे चलते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास दूसरी टोकरी है, फलों की एक दूसरी टोकरी है, ठीक है, और इस टोकरी में भी लेट अस से mx पियर्स हैं, mx नाशपाती है, my एप्पल्स हैं, सेब हैं, और mz बनाना है, केला है। अगर इस टोकरी में टोटल फल कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स, अगर वो लिखा जाए तो हम लोग लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स इन द अनदर बैरल ऑफ फ्रूट, अनदर बैरल, सो दैट विल बी m इज इक्वल टू mx x कंपोनेंट प्लस my y कंपोनेंट प्लस mz z कंपोनेंट, ठीक है। ऐसा हम मान लेगा लिखते हैं कंपोनेंट फॉर्म में। तो यहाँ पे भी अगर देखें तो यहाँ पे भी कंपोनेंट हैं, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट, mx my प्लस mz। अब इसलिए अगर जोड़ेंगे तो टोटल जितने नंबर ऑफ पियर्स हैं, एप्पल्स हैं और बनाना सब जोड़ेंगे तो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट दे देंगे। तो इसका मतलब ये एडिशन फॉलो कर रहे हैं ना, तो टोटल तो दे देंगे ना, और यहाँ पे भी टोटल दे रहे हैं। लेट अस मूव फॉरवर्ड और थोड़ा आगे चलते हैं। अब मान लेते हैं कि दोनों जो टोकरियां हैं फ्रूट की, जिसमें एक में n नंबर ऑफ फ्रूट्स थे और दूसरे में m नंबर ऑफ फ्रूट्स थे। आउट ऑफ m नंबर ऑफ फ्रूट nx जो थे पियर्स थे, ny एप्पल्स थे, nz बनाना थे, और दूसरी टोकरी में mx पियर्स थे, my एप्पल्स थे और mz बनाना थे। अब अगर इन दोनों टोकरी को अगर मिला दिया जाए, अगर इन दोनों टोकरी को मिला, मतलब एक टोकरी में दोनों टोकरी को मिला दिया जाए और दोनों को जोड़ दिया जाए, दोनों बैरल ऑफ फ्रूट्स को जोड़ देते हैं, मतलब एक टोकरी में कर देते हैं। अब इसलिए तब टोटल नंबर ऑफ पियर्स, टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स, टोटल नंबर ऑफ बनाना चेंज हो जाएगा। तब इसलिए कितना होगा, तो या उस पहली वाली टोकरी में nx पियर थे, दूसरी वाली में mx पियर है, नाशपाती है, तो टोटल पियर्स दैट इज nx प्लस mx x यूनिट वेक्टर, so that is n plus m total number of fruits when we have combined both barrel of fruit। जैसे ही दूसरे में तो एप्पल कितने थे, वहाँ पे ny एप्पल थे, यहाँ पे my एप्पल हैं, तो ny प्लस my y यूनिट वेक्टर, तो दिस विल गिव द टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स। सिमिलरली अगर बनाना देखें तो nz बनाना और mz बनाना, तो nz प्लस mz, तो टोटल नंबर बनाना दे दिए। तो अगर यहाँ पे देखें, आपने अगर वेक्टर का एडिशन पढ़ा होगा, सदिश राशियों का जोड़ आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पर अगर देखें तो सदिश, ये दोनों जो बनाना, पियर्स और एप्पल, अगर आप देखें तो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट भी सेटिस्फाई कर रहा है, जितना पहले टोकरी में थे, जितना दूसरी टोकरी में फ्रूट थे, अगर दोनों को जोड़ दिया था तो n प्लस m फ्रूट बनेंगे, और ये टोटल अगर जोड़ेंगे तो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स आएंगे। तो nx प्लस mx प्लस पियर्स, ny प्लस my एप्पल्स, nz प्लस mz बनाना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फ्रूट्स हैं ये वेक्टर की तरह जुड़ भी रहे हैं, मतलब एक दूसरे से जोड़ भी रहे हैं, मतलब एडिशन फॉलो कर रहे हैं। आपको मैं क्या कहना चाहता हूं समझ में आ रहा है? अब अगर देखें तो ये वेक्टर की तरह जुड़ रहे हैं, तो क्या इनको वेक्टर बोलेंगे? क्वेश्चन उठता है। मीन्स हमने जो एग्जांपल लिया फ्रूट का, बनाना का और पियर्स का, अगर दो टोकरी में लिया और दोनों टोकरी को अगर जोड़ते हैं, एक टोकरी में देखते हैं और दूसरी टोकरी में देखते हैं, तो दोनों टोकरी में अगर जोड़ते हैं, अगर कंपोनेंट टाइप में लिखते हैं तो वो वेक्टर की तरह जुड़ते भी हैं। तो क्या वेक्टर है? ऑब्वियसली वेक्टर नहीं है, हमें पता है ये वेक्टर नहीं है, ठीक है। वी नो दैट इज नॉट वेक्टर। इट मीन्स कि एक फिजिसिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, अगर आप एक भौतिकी के छात्र होने के नाते अगर आप सोचें कि ये वेक्टर क्यों नहीं है, ये वेक्टर, ये राशियां जो हमने जोड़ा था, ये सदिश राशियां क्यों नहीं है, तो आपको मिलेगा कि एक्चुअली वहाँ पे जो डायरेक्शन का मीनिंग था, उसका डायरेक्शन का मीनिंग रियली हम लोग समझ नहीं पाए हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्शन, दैट वी हैव नॉट अंडरस्टूड। ओके, सो इन टुडेज लेक्चर I will try to explain what is the meaning of direction and what is vector. So
हम लोगों ने गलती कहाँ किया, अगर वो समझने की कोशिश करें सो व्हाट एग्जैक्टली रॉन्ग विद इट, तो हम लोगों ने क्या गलती किया जहाँ पे हम लोगों को ऐसा नहीं हुआ। तो अगर ये गलती ढूंढने की कोशिश करें तो आंसर यही मिलेगा। अभी आंसर हम बताएंगे, बट हमने यहाँ आंसर लिख दिया। द आंसर इज दैट टोटल नंबर ऑफ फूड दैट इज n contained in let us say first barrel, n does not transform properly when you change the coordinates। ठीक है, क्योंकि वेक्टर या कोई भी राशि अगर हम लिखते हैं तो हमें उस राशि को डिफाइन करने के लिए कुछ कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप गलती ये था कि अगर आप n को ट्रांसफॉर्म करते हैं, मतलब एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट में अगर आप जाते हैं, मतलब एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाते हैं, तो जो n है, नंबर ऑफ फ्रूट्स हैं, वो प्रॉपरली जो है ट्रांसफॉर्म नहीं होते, चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, ये हम आपको एक्सप्लेन करेंगे आगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि वेक्टर होता क्या है। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन व्हाट इज द वेक्टर्स या व्हाट आर द वेक्टर्स, तो वी मस्ट अंडरस्टैंड, या हम लोगों को सबसे पहले ये जानना होगा कि वेक्टर जो है जब एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाते हैं तो ट्रांसफॉर्म कैसे होते हैं, मतलब चेंज कैसे होते हैं। अगर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर उसका चेंज कर सकते हैं, चेंज करते हैं, मान लेते हैं, जब दूसरे कोऑर्डिनेट में लिखते हैं तो वो कैसे चेंज होंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए हमने अगर n लिया है, यहाँ पे n लिया है, मतलब फ्रूट्स लिया है, अगर फ्रूट को अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर डिफाइन करें, लिखें, तो हमें एक्स वाई जेड कंपोनेंट चाहिए, एक्स वाई जेड हमें पॉइंट चाहिए। अगर इन्हीं एक्स वाई पॉइंट को अगर हम लिख के एक्स वाई जेड की टर्म में ना लिख के एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखें, तो ये जो n जो है कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, अगर वो हम समझ लेते हैं, अगर वो प्रॉपर्ली ट्रांसफॉर्म होता है तब वो वेक्टर, अगर प्रॉपर्ली ट्रांसफॉर्म नहीं होता है तो वो वेक्टर नहीं है। ठीक है, सो द कोऑर्डिनेट फ्रेम वी यूज टू डिस्क्राइब पोजीशन स्पेस इज ऑफ कोर्स इंटायरली आर्बिट्रेरी, बट देयर इज स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन लॉ फॉर कन्वर्टिंग वेक्टर कंपोनेंट फ्रॉम वन फ्रेम टू अनदर फ्रेम। तो जैसा कि हमने बताया, अगर हम लोग किसी भी कोऑर्डिनेट को डिफाइन, किसी पोजीशन को स्पेस में डिफाइन करने के लिए हमें कुछ कोऑर्डिनेट चाहिए। ठीक है, और वो हमारे कोऑर्डिनेट हमें ऑब्वियसली हमें पता है कि वो हमने जस्ट आर्बिट्रेरी कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, लेकिन जब उसी पोजीशन को अगर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाते हैं, तब वहाँ पे एक प्रॉपर जो है ट्रांसफॉर्मेशन लॉ फॉलो करते हैं। अगर ऐसा फॉलो करता है तभी वो क्वांटिटी जो है वो वेक्टर है। अगर वो लॉ फॉलो नहीं करता है, प्रॉपरली ट्रांसफॉर्म नहीं होते हैं एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट में जाने में, तब उसको वेक्टर नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इन ए मोर डिटेल। तो हमारे पास हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स वाई जेड एक्सिस लिया। ठीक है, इस एक्स वाई जेड एक्सिस में लेट अस एज्यूम दैट ए इज ए वेक्टर, हमारे पास कोई एक ए वेक्टर है। ठीक है, और ये वेक्टर जो है थीटा एंगल वाई एक्सिस से बना रहा है। जब ये ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जब ये एक्स था, ये वाई था, ये जेड था, ये हमने ब्लैक लाइन से बनाया है, ब्लू लाइन से, तो ये इसका पोजीशन यहाँ पे है। ठीक है, इसका पोजीशन यहाँ पे है, तो हम लोग ऑब्वियसली इसको लिख सकते हैं। तो अब मान लेते हैं कि अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को, जो हमारा एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम था, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को हमने क्या किया, एक्स वाले को फिक्स रहने दिया, मतलब एक्स वाले को फिक्स रहने दिया, और एक्स वाले इस लेटर से इस एक्स को फिक्स करके हमने इसको जस्ट रोटेट कर दिया थोड़ा सा। कितना रोटेट किया हमने, फाई एंगल हमने रोटेट कर दिया। ठीक है, तो अब ये जो नया कोऑर्डिनेट सिस्टम बना, तो एक्स रिमेन एक्स प्राइम, मतलब एक्स प्राइम ही रह गया। ठीक है, जो नया कोऑर्डिनेट सिस्टम आएगा तो एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जेड प्राइम, चूँकि हमने एक्स एक्सिस के अलांग इसको रोटेशन दिया है, मतलब एक्स को हमने फिक्स किया और वाई और जेड को मूव कराया। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर जो हमारा ए था लेटर से,
कितना हमने मूव करा, फाई एंगल हमने मूव कराया। जब फाई एंगल मूव कराएंगे तो पोजीशन वेक्टर जो है ए वाई एक्सिस से मान लेते हैं अब थीटा प्राइम वेक्टर एंगल बना रहा है। पहले कितना बनाता था, पहले पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टम में थीटा वेक्टर बना रहा था, नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में थीटा प्राइम बना रहा है, और ये जो है एंगल ऑफ रोटेशन है। ठीक है, तो नया कोऑर्डिनेट सिस्टम जो बन गया है दैट इज एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जेड प्राइम। अब अगर इस पोजीशन वेक्टर को लिखा जाए नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में विद रिस्पेक्ट टू आवर ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, तो यहाँ पर हमने वही लिखा है एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जेड प्राइम आर द कोऑर्डिनेट फॉर द रोटेटेड फ्रेम बाय एन एंगल फाई अबाउट द कॉमन एक्सिस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्राइम। मतलब हमने एक्स को रोटेट नहीं किया, एक्स को पकड़ के वाई और जेड को रोटेट कराया, और एक्स वाई जेड जो था ओरिजिनल हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, और ये हमारा ए जो है एक पोजीशन वेक्टर है, एक कोई वेक्टर है। ठीक है, अब इसलिए अगर ए को लिखेंगे तो हमें ए एक्स का एक्स यूनिट वेक्टर, ए वाई वाई यूनिट वेक्टर प्लस ए जेड जेड यूनिट वेक्टर, हमें ए वेक्टर मिल जाएगा पुराने मतलब ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ओरिजिनल फ्रेम में। ठीक है, अब अगर हम ए वाई और चूंकि ए एक्स यूनिट हमने लिखा है, जैसे अगर पोजीशन वेक्टर लिखते हैं, ए का वेक्टर लिखते हैं, ए वेक्टर को हम लिख सकते हैं ए एक्स यूनिट वेक्टर, ए वाई वाई यूनिट वेक्टर, ए जेड जेड यूनिट वेक्टर। ठीक है, और ये पोजीशन वेक्टर ए जो है या वेक्टर ए जो है पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टम से, ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम से थीटा एंगल बना रहा था, तो हम इसके वाई और जेड कंपोनेंट लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड कंपोनेंट तीनों लिख सकते हैं, बट यहाँ पे क्योंकि हम एक्स को फिक्स कर रखे हैं, इसलिए हम लोग वाई जेड कंपोनेंट लिख सकते हैं इन ओल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इन ओरिजिनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर लिखें तो ए वाई इज इक्वल टू, अब इसलिए ये थीटा एंगल है, तो अगर ये कंपोनेंट निकालेंगे तो दिस विल गिव द जेड कंपोनेंट, और दिस कंपोनेंट विल गिव, दिस डिस्टेंस विल गिव द वाई कंपोनेंट। तो ए वाई विल बी इक्वल टू, सो दिस इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री, एंड दिस इज फाई, so we have not go with the phi, and this is theta, so that is obviously, so this will be equal to the ay component will be equal, ये component जो हो जाएगा that is ay component a cos theta, और ये component हो जाएगा a sin theta ना, ये distance जो हो जाएगा a sin theta और ये हो जाएगा a cos theta। ठीक है, अब जब हमने इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को रोटेट कर दिया, ठीक है, तब अगर वेक्टर तो वही रहा हमारा, तो नए फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये ए वाई और ए जेड कंपोनेंट कैसे चेंज हो रहे हैं अगर वो देखें, क्योंकि हमने एक्स कोऑर्डिनेट को फिक्स कर रखा है, इसलिए एक्स कंपोनेंट हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो नए कोऑर्डिनेट में लिखे तो हमारा नया एंगल कितना है, थीटा प्राइम है, और ये ठीक है थीटा प्राइम एंगल है जो वाई प्राइम से ये वेक्टर ए बना रहा है। तब अगर ए वाई लिखें तो अब हम मान लेते हैं कि नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसका वेक्टर जो कंपोनेंट है ए वाई प्राइम है। अगर ए वाई प्राइम लिखें तो ए वाई प्राइम क्या हो जाएगा, सो एक हमने यहाँ प्रोजेक्शन डाला तो ये 90 डिग्री एंगल है, तो ये वाला कंपोनेंट ए वाई कंपोनेंट दे देगा, ये हमारा कंपोनेंट ए जेड कंपोनेंट दे देगा, तो हमें ए वाई कंपोनेंट मिलेगा, तो ए वाई प्राइम हो जाएगा क्या, दैट इज ए वाई कास थीटा प्राइम, ए वाई कास थीटा प्राइम ये हो जाएगा। और सिमिलरली अगर ए जेड प्राइम लिखेंगे तो ए जेड प्राइम जो हो जाएगा, तो उसको शायद हमने आगे लिखा है, तो ए जेड प्राइम लिखेंगे तो ए साइन थीटा प्राइम, ये वाला ये कंपोनेंट ए साइन थीटा प्राइम हो जाएगा। ठीक है, तो हमने लिखा ए वाई प्राइम इक्वल टू ए कास थीटा प्राइम। अब थीटा प्राइम की वैल्यू अगर देखें तो दिस एंगल इज थीटा, और ये जो है थीटा प्राइम है, और ये जो है फाई है। ठीक है, तो अगर थीटा प्राइम को लिखे तो हम लोग, अगर ये एंगल थीटा है, ये फाई है, तो थीटा प्राइम कैन बी रिटन एज थीटा माइनस फाई। तो वी कैन राइट दिस ए वाई प्राइम, ये क्या ए वाई प्राइम हमने क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो है ए वाई कंपोनेंट है पोजीशन वेक्टर का, आपका वेक्टर ए का ए वाई कंपोनेंट है नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो हमने रोटेट कर दिया है। तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा ए कॉस थीटा प्राइम, तो ए कॉस थीटा माइनस फाइव इसको हम लोग लिख सकते हैं, बिकॉज दिस इज थीटा एंड दिस इज फाइव, तो दिस विल बी थीटा माइनस फाइव। अब इसको अगर ब्रेक करें, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करें, तो ए कॉस थीटा माइनस फाइव कैन बी रिटन एज कॉस थीटा कॉस फाइव माइनस साइन थीटा साइन फाइव। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो ए कॉस थीटा कॉस फाइव माइनस ए साइन थीटा साइन फाइव। अब अगर देखें तो ए कॉस थीटा क्या है, ए कॉस थीटा अगर देखें तो हमने ए कॉस थीटा निकाला था, ए कॉस थीटा क्या था, दैट वाज ए वाई, दैट मीन्स दैट द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर in original frame of reference, so that is y component of vector in original frame of reference. So this y component of your vector in new coordinate system
कैन बी रिटेन एज ए वाई कॉस फाई, तो इसकी जगह हम लोग ए वाई लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर देखें तो ए वाई कॉस फाई माइनस, और इसकी जगह ए जेड लिख सकते हैं, ए जेड साइन फाई। सो दिस इज द कंपोनेंट ऑफ पोजिशन वेक्टर ए इन न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम कैन बी रिटेन एज दिस इज द ओरिजिनल कंपोनेंट ऑफ y component in original frame of reference into cos phi minus component of z component in original frame of reference into sin phi. Let us say this is equation 1, this is equation 2 and this is equation 3. Similarly अगर z component करते तो z component भी हमें a z prime is equal to that is a sin theta prime मिल जाता। ओके, तो अब अगर इसको हमें इवेल्युएट करेंगे तो अगर इसको देखा जाए तो हम लोग इसको इवेल्युएट कर सकते हैं। तो जैसे हमने इसको इवेल्युएट किया है, तैसे यहाँ भी थीटा प्राइम की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज थीटा माइनस फाइव। तो अगर इसको करें तो क्या हो जाएगा, दैट इज अगर आप देखें तो ए जेड प्राइम कैन बी रिटेन एज ए साइन थीटा माइनस फाइव। तो इसको ब्रेक करेंगे तो ए साइन थीटा कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा साइन फाइव। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए साइन थीटा कॉस फाइव माइनस ए कॉस थीटा साइन फाइव। ए साइन थीटा क्या था, अगर इक्वेशन नंबर 1 2 से देखें तो ये था ए जेड कॉस ए जेड, ये ए जेड कॉस फाइव हो जाएगा, और ये क्या है इज इक्वल टू ए वाई माइनस ए वाई साइन फाइव। तो दिस इज, तो इसका मतलब कि ये जेड कंपोनेंट ऑफ योर वेक्टर ए इन न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम कैन बी रिटेन एज ए माइनस वाई कंपोनेंट इन ओरिजिनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनटू साइन फाइव। ओके, सो दिस विल बी प्लस, एक्चुअली यहाँ पे ये हमने इधर लिखा है ये प्लस होना चाहिए, दिस विल बी प्लस प्लस ए जेड कॉस फाइव, दैट इज द जेड कंपोनेंट इनटू कॉस फाइव। ठीक है, तो ये नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में ए जेड कंपोनेंट को लिख सकते हैं। अब अगर इसको मैट्रिक्स नोटेशन टर्म में लिखा जाए तो लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अगर मैट्रिक्स टर्म में लिखा जाए दोनों इक्वेशन को, तो इक्वेशन नंबर 3 और 4 से, तो ए वाई प्राइम एंड ए जेड प्राइम। सो दिस इज बेसिकली द कंपोनेंट ऑफ योर वेक्टर पोजिशन वेक्टर in new coordinate system, that is a y prime and a z prime is equal to, अगर इसको मैट्रिक्स टर्म में लिखे तो cos phi, पहला अगर आप जाएंगे इसके पहले वाले पेज में तो क्या है यहाँ पे cos phi और माइनस साइन फाई है। तो अगर यहाँ पे आएंगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली cos phi साइन फाई माइनस, यहाँ पे देखें माइनस साइन है, माइनस साइन फाई प्लस cos phi। तो यहाँ पे एक बेसिकली प्लस था, ये गड़बड़ी गलती से लिख गया है। ठीक है, तो अगर इसको वेरीफाई करना चाहे वेरीफाई भी कर सकते हैं। ए वाई क्या है, ए वाई इज इक्वल टू ए वाई प्राइम इज इक्वल टू कास फाई, ए वाई कास फाई माइनस ए जेड साइन फाई, यही है। तो अगर आप यहाँ देखें तो ए वाई कास फाई माइनस ए जेड साइन फाई, तो ये इक्वेशन 3 यहाँ पे मैट्रिक्स मिल रहा है। ठीक है, ये मिल रहा है। ऐसे अगर ये वाला कंपोनेंट देखें ए जेड प्राइम, अगर देखें तो ए जेड प्राइम इज इक्वल टू माइनस ए वाई साइन फाई, ठीक है, माइनस ए वाई साइन फाई, यहाँ प्लस है तो प्लस ए जेड कॉस फाई, ये भी मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये मैट्रिक्स टर्म में लिख सकते हैं। सो दिस इज द न्यू योर कंपोनेंट ऑफ पोजिशन वेक्टर ए इन न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड दिस इज द इन ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड देयर वन मैट्रिक्स हैज कम। सो दिस मैट्रिक्स इज नोन एज द रोटेशन मैट्रिक्स, दैट इज डिनोटेड बाई आर फाई या समटाइम्स आर थीटा। यहाँ पे हमने फाई एंगल लिया रोटेशन, इसलिए यहाँ फाई लिखा आर फाई। सो दिस इज बेसिकली 2 डायमेंशनल, मतलब हमने यहाँ पे 2 डायमेंशन लिया, इसीलिए इसको बोलते हैं 2 डायमेंशनल रोटेशन मैट्रिक्स। मतलब हमने सिर्फ वाई और जेड को रोटेट करा, एक्स को फिक्स कर रखा था। ठीक है, और हमने यहाँ पे जो रोटेशन किया अगर आप देखें तो ये हमने रोटेशन किधर किया, एंटी क्लॉकवाइज किया है ना। क्लॉकवाइज ऐसा होता है, ये एंटी काउंटर क्लॉकवाइज हमने किया है। तो इसीलिए तो हियर द रोटेशन वाज डन एंटी क्लॉकवाइज और लेफ्ट हैंड रूल। सो दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज द 2 डायमेंशनल रोटेशन मैट्रिक्स फॉर एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज। अगर ऐसे ही हम लोग क्लॉकवाइज करते, सिमिलरली इफ वी कुड हैव डन फॉर द क्लॉकवाइज रोटेशन, तो अगर इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम को अगर देखें, हमारे पास पिछला जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें एक फिगर में जाएं तो इसमें अगर हम इस तरीके से रोटेशन, मतलब इस डायरेक्शन में रोटेशन करने के बजाय अगर हम लोग इस डायरेक्शन में रोटेशन करते तो क्या हो जाता, तब अगर लिखते तो कुछ हमको ऐसा मिल जाता। तब अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते तो हमें ये मिलता। सो दैट इज आर फाई इज इक्वल टू, तब ये जो रोटेशन मैट्रिक्स आता तो जहाँ पे यहाँ माइनस है वहाँ पे प्लस हो जाता, बस यही चेंज आता। ठीक है,
तो यही आता है ए वाई प्राइम ए जेड प्राइम इज इक्वल टू कास फाई माइनस साइन फाई प्लस साइन फाई कास फाई ए वाई ए जेड, ये आ जाता है। तो हमने यहाँ पर रोटेशन मैट्रिक्स लिख दिया है, तो आर फाई इज इक्वल टू कास फाई माइनस साइन फाई कास फाई। सो दिस इज क्लॉक वाइज 2 डायमेंशनल रोटेशन मैट्रिक्स। ठीक है, या इसको अगर हम और जनरल वे में 3 डायमेंशनल में लिखते हैं फॉर एन एनी आर्बिट्रेरी एक्सिस, तो वी कैन राइट दिस समथिंग लाइक दिस, सो दैट इज ए एक्स ए वाई ए जेड। ठीक है, सो दिस इज द component of a vector position vector in new coordinate system, that is ax prime ay prime az prime, और ये जो है ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है ax ay az। तब आपको एक जनरल तरीके से अगर लिखते हैं तो ऐसा इक्वेशन मिलता है, दैट इज आर एक्स एक्स आर एक्स वाई आर एक्स जेड आर वाई एक्स आर वाई वाई आर वाई जेड आर जेड एक्स आर जेड वाई आर जेड जेड। So if we write this 3-dimensional clockwise rotation matrix along x-axis, let us say, so this rotation matrix is general rotation matrix I have written. Obviously there will be 9 component if we are considering 3-dimensional, and let us say if we write, we have a 3-dimensional rotation 3-dimensional coordinate axis x y z, and so what we have written here, that was the 2-dimensional. So this was 2-dimensional clockwise, and this was also 2-dimensional, and in which we have fixed the x-axis and rotated the y and z axis. Okay, so if we write this in 3-dimensional, then how it will looks? So it will be like, let us say that is r1 phi, I have given name r1 phi because that is clockwise, but let us say, so this is 3-dimensional rotation matrix clockwise along the x-axis, means x-axis is fixed and we are rotating y and z. So this will be obviously in place of x, that will be 1 because there we have x is converting into x prime, so there is no conversion. So and y obviously for this 1 0 0 1 0 0, and similarly if you go for the 2-dimensional, that is we have written that is cos phi minus sin cos phi minus sin phi and sin phi cos phi, so that is cos phi minus sin phi cos phi. So this is the 3-dimensional clockwise rotation matrix when your coordinate is rotated along the x-axis. Okay, similarly we can write 3-dimensional rotation matrix, let us say for clockwise when we rotate along the y-axis. Here in previous case we have rotated, means we have fixed the x-axis and then we have written. Similarly we can fix the y-axis, means we can rotate the coordinate axis along the y-axis, means when we can fix the y and rotate the x and z, then it will give, we can write this is cos phi obviously 0 sin phi 0 1 0 minus sin phi 0 cos phi. Similarly अगर हम लोग इसको z एक्सिस के लॉन्ग रोटेट कराते क्लॉकवाइज, तो तब अगर लिखते तो ऑब्वियसली ये वाले सब कंपोनेंट, ये कंपोनेंट आपका आर जेड जेड कंपोनेंट 1 हो जाता, बाकी सब कंपोनेंट 0 हो जाते, तो यहाँ क्या बचता cos phi minus sin phi and sin phi cos phi. If you see all these 3 मैट्रिक्स, तो जिस एक्सिस के लॉन्ग हम लोग रोटेशन कर रहे हैं, सिर्फ वही एक्सिस का जो वो कंपोनेंट है आर वाई वाई कंपोनेंट या आर जेड जेड कंपोनेंट या आर एक्स एक्स कंपोनेंट, वो 1 रहेगा, बाकी उसके सारे कंपोनेंट 0 हो जाएंगे। बाकी जिसके जो रोटेट हो रहे हैं, जैसे एक्स कंपोनेंट या वाई कंपोनेंट रोटेट हो रहे हैं, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रोटेट हो रहे हैं, तो वहाँ पे जो आपका 2-डायमेंशनल मैट्रिक्स था, तो उसका जो वैल्यू था, ये वाला अगर वैल्यू देखें cos phi माइनस साइन फाई एंड साइन फाई cos phi, वो वैल्यू रिमेन सेम। तो यहाँ पे देखें cos phi माइनस साइन फाई एंड साइन फाई माइनस cos phi एंड दिस इज 1 एंड बाकी और सभी 0 हो गए। ऐसे दूसरे केस में भी ऐसे यही हुआ है, यहाँ पे ये 1 हो गया, ये सब 0 हो गए, और ये cos phi sin phi and obviously for the case of y it will be minus sin phi. Remember there is one change here, because we are rotating along the y axis, so this will be minus sin phi and
दिस इज cos phi. Okay. Similarly, if you write for z, तो cos phi minus sin phi 0, sin phi cos phi 0, 0, 0, 1. So this is along the z axis. So this rotation was done clockwise. But in present case, I have shown the figure. जो हमने फिगर दिखाया उसमें हमने क्या किया है, उसमें हमने काउंटर क्लॉकवाइज किया था. अगर हम लोग काउंटर क्लॉकवाइज लिखते तो हम लोग उसके लिए भी लिख सकते थे, ठीक है. तो हमने छोड़ रखा है आपके लिए एज ए असाइनमेंट. सो यू कैन राइट एंटी क्लॉकवाइज 3 डायमेंशनल रोटेशन मैट्रिक्स, ठीक है. ये हमने आपके लिए छोड़ रखा है, हमने क्लॉकवाइज लिख दिया है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन मैट्रिक्स आप लिखिए. अगर आपने लिख लिया तो आप ये मान के चलिए कि आपको रियल फिजिक्स आपको क्लियर हो रहा है. और ये जो क्वेश्चन है मैंने कई सारे एग्जाम में देखे हैं कि डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3 डायमेंशनल क्लॉकवाइज रोटेशन मैट्रिक्स अगर एक्स एक्सिस के लंग रोटेट हो रहा है तो क्या होगा, वाई एक्सिस के लंग क्या होगा, जेड एक्सिस के लंग क्या होगा. सिमिलरली एंटी क्लॉकवाइज अगर है तो सिंपली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है. अब अगर हमने ये तो तीनों चारों मैट्रिक्स लिखा था, अगर इनको हम लोग एक मोर जनरल तरीके से लिखें, मोर कम्पैक्ट तरीके से लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं ए आई प्राइम मीन्स दैट इज द component of position vector A in new coordinate system is equal to summation over j is equal to 1 to 3 because this is 3 dimensional. तो j is running from 1 to 3 r I j a j. जहाँ पे a j जो है ये ओरिजिनल कोऑर्डिनेट में आपका उसका कंपोनेंट है, वेक्टर कंपोनेंट है, और r I जो है दैट इज नोन एज द रोटेशन मैट्रिक्स. तो जहाँ पे j के 1 के लिए इफ j इज 1 सो दिस स्टैंड फॉर x, इफ j इज 2 दैट इज स्टैंड फॉर y, सॉरी इफ i इज इक्वल टू 1 तो दैट इज फॉर x, whether i or j both this is satisfied for both for I and z. So if it is 1 then it is x, if it is 2 it is y, if it is 3 it is z. So you can check, you cross check whether this is whatever I have written that is correct or not. अब अगर हम लोग बात करें जो हमने आपको एग्जाम्पल बताया था शुरू में, हमने एक बैरल ऑफ फ्रूट लिया था n, जिसमें n नंबर ऑफ फ्रूट्स थे. Do the component of n, the barrel of fruit, transform in this way. अगर अब हमको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करें इस तरीके से जो हमने बैरल ऑफ फ्रूट लिया था, तो क्या ऐसे ट्रांसफॉर्म हो गए? तो आंसर होगा ऑफ कोर्स नो. क्लियर है, मतलब ऑब्वियसली हम लोग ट्रांसफॉर्म नहीं करते. इट मीन्स इट डजेंट मैटर what coordinate you choose to represent position in space, there is still the same number of apples in the barrel. इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप कोई भी कोऑर्डिनेट यूज करते, पोजीशन कोऑर्डिनेट यूज करते स्पेस में, अगर एप्पल को डिफाइन करने के लिए या बनाना को डिफाइन करने के लिए या पियर्स को डिफाइन करने के लिए अगर आप उसको रोटेट कर देते तो आपका नंबर ऑफ एप्पल चेंज नहीं होता, वो उतना ही रहता बैरल में. और दूसरा क्या है कि आपका जो पियर्स है वो बनाना में चेंज नहीं हो सकता था, या बनाना जो है एप्पल में चेंज नहीं हो सकता था. इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने n लिया था, जो नंबर ऑफ फ्रूट्स लिया था बैरल में, अगर एक कोऑर्डिनेट में लेते तो कुछ दूसरे तरीके से होता, अगर दूसरे कोऑर्डिनेट में लेते तो कुछ दूसरे तरीके से उसको हम लिखते. लेकिन जैसा कि हमने अभी ये दिखाया आगे करके कैलकुलेशंस वगैरह डेरिवेशन करके, अगर वेक्टर होता है तो एक सर्टेन रूल फॉलो करता है ट्रांसफॉर्मेशन का. जब एक कोऑर्डिनेट में रहते हैं तो दूसरे कोऑर्डिनेट में जाते हैं तो वी कैन चेंज द कोऑर्डिनेट, मीन्स वी कैन राइट x इन टर्म्स ऑफ मीन्स न्यू पोजीशन वेक्टर, न्यू कंपोनेंट ऑफ पोजीशन दैट कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल वन. जैसे हमने यहाँ पे करके दिखाया ना, हमारा जो नया था ए आई प्राइम जो है ये नया कंपोनेंट है, मतलब नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने पोजीशन वेक्टर को डिफाइन किया है, और ए जो है ए जे जो है ये ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है.
तो यहाँ पे एक रोटेशन मैट्रिक्स आ रहा है। इसका मतलब हम एज, कोई भी एज ए कंपोनेंट हो, चाहे वो एक्स कंपोनेंट हो, वाई कंपोनेंट हो, जेड कंपोनेंट हो, इसको हम लोग ए आई में कंपोनेंट कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब नए कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट ऐसा अगर एप्पल के केस में, पियर्स के केस में, अगर बनाना केस में लेते तो बनाना, पहली चीज़ तो नंबर चेंज नहीं होता, दूसरा बनाना जो कभी एप्पल में कन्वर्ट नहीं हो सकता था, और एप्पल कभी बनाना में कन्वर्ट नहीं हो सकता था, या पियर्स बनाना में कन्वर्ट नहीं होता। इट मीन्स बाय चूजिंग द डिफरेंट सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस we cannot convert the pear into banana, a banana into apple, and we cannot change the number of apples in the barrel. बट अगर यहाँ पे देखें, हमने जो भी एग्जाम्पल आपको दिया, तो यहाँ पर हम लोग ए एक्स को वी कैन चेंज ए एक्स इंटू ए वाई प्राइम, ए एक्स को ए वाई प्राइम में चेंज कर सकते हैं, ए जेड को ए वाई प्राइम में चेंज कर सकते हैं, कोई भी कोऑर्डिनेट, कोई भी कंपोनेंट किसी भी कंपोनेंट के टर्म में लिख सकते हैं। So that is liberty here. So this liberty is, ये स्वतंत्रता हमें कहाँ मिलती है? ये स्वतंत्रता हमें तभी मिलती है जब हमारी जो क्वांटिटी है, जो हमने फिजिकल क्वांटिटी लिया है, अगर वो क्वांटिटी वेक्टर है तब। अगर वो वेक्टर नहीं है तो हमें ये लिबर्टी नहीं मिलेगी, ये हमें स्वतंत्रता नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे एक फलों की टोकरी लेके दिखाया कि जैसे कि हमने बताया कि बनाना एप्पल में चेंज नहीं हो सकता, और एप्पल पियर्स में चेंज नहीं हो सकता, या नंबर ऑफ एप्पल्स चेंज नहीं कर सकते बैरल में। बट अगर वो वेक्टर होता तो उसको हम लोग ए एक्स को ए वाई प्राइम में चेंज कर सकते थे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम लोग अब वेक्टर को अगर डिफाइन करें, अगर मैं बोलूं आपसे कि अब एक नया वेक्टर की डिफिनेशन लिखिए आप, तो क्या लिखते? तो हम लोग लिख सकते हैं, देयरफॉर ए वेक्टर इज एनी सेट ऑफ थ्री कंपोनेंट, देयरफॉर ए वेक्टर इज एनी सेट ऑफ थ्री कंपोनेंट्स दैट ट्रांसफॉर्म्स इन द सेम मैनर एज ए डिस्प्लेसमेंट व्हेन यू चेंज द कोऑर्डिनेट। तो सदिश राशियां वो राशियां हैं जो अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को चेंज करते हैं तो वो सेम तरीके से चेंज करती हैं जैसे कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, विस्थापन वेक्टर है, जिस तरीके से चेंज करता है वैसे ही हमारा सदिश राशियां भी चेंज करती हैं। मतलब उसमें एक कोई मैनर फॉलो करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन से, जब एक कोऑर्डिनेट एक्सिस से दूसरे कोऑर्डिनेट एक्सिस में जाएंगे तो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं वेक्टर इज एनी सेट ऑफ थ्री कंपोनेंट्स विच ट्रांसफॉर्म in a some manner when we move from one coordinate system to another coordinate system. So that is basically a vector. That is the basic definition of vector. अब अगर आपसे कोई पूछे तो आप अब वेक्टर की डिफिनेशन यही बताइएगा कि वेक्टर इज ए सेट ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट कंपोनेंट्स which transform in some manner when you change the coordinate system. ठीक है, by the way, a second rank, that is tensor, I am writing this term first time. ये टर्म हम पहली बार लिख रहे हैं, टेंसर। सो दैट इज व्हाट वी हैव रिटन, सेकंड रैंक टेंसर। आपको हो सकता है कि आने वाली क्लास में ये टेंसर के बारे में पढ़ाया जाए, बट अभी हम सिर्फ टेंसर की चर्चा कर रहे हैं, इसके बारे में ज़्यादा बताएंगे नहीं। तो सेकंड रैंक टेंसर की अगर बात करें, अगर उसमें देखें सेकंड रैंक टेंसर को, उसमें भी 9 कंपोनेंट होते हैं। सेकंड रैंक टेंसर आल्सो कंटेन्स द 9 कंपोनेंट, txx, txy, txz, tyx, tyy, tyz, tzx, tzy, tzz, which transform with 2 factor of r। अगर इसको अब लिखा जाए टेंसर को, हम लोग लिख सकते हैं जैसे t प्राइम xx इज इक्वल टू, हम लोग इसको लिख सकते हैं rxx txx प्लस आर एक्स वाई टी एक्स वाई प्लस आर एक्स जेड टी एक्स जेड प्लस आर एक्स वाई इन ब्रैकेट आर एक्स एक्स टी वाई एक्स प्लस आर एक्स वाई प्लस इंटू टी वाई वाई प्लस आर एक्स जेड इंटू टी वाई जेड इन ब्रैकेट अगेन प्लस आर एक्स जेड इन ब्रैकेट आर एक्स एक्स टी जेड एक्स प्लस आर एक्स वाई इंटू टी जेड वाई प्लस आर एक्स जेड इंटू टी जेड जेड ब्रैकेट क्लोज। सो दिस इज द बेसिक
components of the tensor if tensor has 2 rank. Okay, tensor may be 1 rank, maybe 2 rank, maybe 3 rank, maybe 4 rank, maybe 5 rank. तो 2 रैंक में 9 कंपोनेंट होता है। ऐसे अगर 3 रैंक लेते तो आपको 27 कंपोनेंट मिलता, ठीक है। अगर 1 कंपोनेंट लेते 3 कंपोनेंट मिलता, अगर 0 कंपोनेंट लेते तो आपको उसमें 1 कंपोनेंट मिलता। तो अगर आप इसको कंपैक्ट तरीके से लिखें, जैसा कि हमने अपना रोटेशन मैट्रिक्स लिखा था, जो हम लोग एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट में जा रहे थे, पोजीशन वेक्टर को डिफाइन कर रहे थे, तो अगर ऐसे इस टेंसर को लिखा जाए, दैट इज मीन्स टी प्राइम आई जेड कैन बी रिटन एज समेशन ओवर के इज इक्वल टू 1 to 3 समेशन ओवर एल इज इक्वल टू 1 to 3 आर आई के इंटू आर जे एल इंटू टी के एल। ओके, इसका मतलब टेंसर के ये कंपोनेंट्स को, लेट अस से दिस इज ओरिजिनल कंपोनेंट, इसको हम लोग नए कंपोनेंट में लिख सकते हैं, बशर्ते हमें यहाँ पे 2 अगर देखें तो ये 2 टेंसर की क्वांटिटी मिल रही आर आई के और आर जे एल, मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमने जो भी अपना जो पोजीशन वेक्टर लिया था उसको हमने ट्रांसफॉर्म किया था रोटेट करके कोऑर्डिनेट एक्सिस को, उसको हम लोग टेंसर की तरह दिखा सकते हैं, उसको हम लोग टेंसर की तरह दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 रैंक टेंसर लिया था, तो यहाँ पे 9 कंपोनेंट थे। अगर n रैंक टेंसर होता तो वहाँ पे n इंडिसेस होती, n कंपोनेंट होते, n इंडिसेस होती, और कितने कंपोनेंट होते? 3 to power n। 3 था तो 3 to power 3 दैट इज 9। अगर 1 होता तो 3 to power 1 दैट इज 3 कंपोनेंट। अगर 0 n होता, मतलब 0 होता, n इज इक्वल टू 0, तो 3 to power 0 दैट इज 1 कंपोनेंट। अगर n कंपोनेंट है 3 to power n कंपोनेंट। तो टेंसर में, अगर टेंसर में n रैंक टेंसर है तो वहाँ पे 3 to power n कंपोनेंट होंगे। अगर यहाँ पे 4 रैंक लेते तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 कंपोनेंट लेते तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो अगर 3 कंपोनेंट होता तो 27 कंपोनेंट आते। ओके, n ट्रांसफॉर्म विथ n फैक्टर ऑफ r, तो यहाँ पे r में n फैक्टर ट्रांसफॉर्म होता। इन दिस क्लासिफिकेशन, अगर इस वर्गीकरण में देखें तो हमारा जो वेक्टर था, जो हमने भी डिफाइन किया था, इसके पहले हमने यहाँ पे डिफाइन किया था वेक्टर को, ठीक है, इसके लास्ट पेज में। तो इस क्लासिफिकेशन में अगर देखें तो ए वेक्टर इज ए टेंसर, हम लोग कह सकते हैं। तो वेक्टर हमारे क्या थे? हमारे अगर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स में अगर जाएं, तो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स में अगर जाएं तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था? अगर यहाँ पे देखें ध्यान से तो क्या था? यहाँ पे 9 कंपोनेंट थे ना, यहाँ पर हमने ये लिखा था ना, अगर ये देखें आप ध्यान से, तो यहाँ पे 9 कंपोनेंट थे। ए आई प्राइम इज इक्वल टू समेशन ओवर जे टू 1 to 3 आर आई जे ए जे। तो यहाँ पे 3 1 2 3 थे, तो यहाँ पे 9 कंपोनेंट होते। तो ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, क्योंकि हमारा 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। इस तरीके से अगर हम देखें, जो हमारा वेक्टर है, हम लोग लिख सकते थे ए वेक्टर इज ए टेंसर ऑफ रैंक 1 ना। ए वेक्टर में कितने? 3 कंपोनेंट हैं। ए वेक्टर इज ए टेंसर ऑफ रैंक 1। अगर आपसे कोई ये पूछे तो आप इतना भी अगर बता देते हैं कि ए वेक्टर इज ए टेंसर ऑफ रैंक 1, तो आपका डिफिनेशन कंप्लीट हो गया। वो आपको जो हमने बताया कि वो भी डिफिनेशन कोई जरूरी बताने की जरूरत नहीं है। अब अगर वो स्केलर होता अगर लिखते, तो अगर n की वैल्यू 0 ले लेते हैं, तो हमने देखा कि वहाँ पे 1 कंपोनेंट आएगा, ठीक है। तो स्केलर इज ए, फिर स्केलर को बता सकते हैं, स्केलर इज ए टेंसर ऑफ रैंक 0। तो हम लोग अब एक नया डिफिनीशन मैंने वेक्टर की, फिर इस वेक्टर और स्केलर की सीखा कि ए वेक्टर इज ए टेंसर ऑफ रैंक 1 एंड ए स्केलर इज ए टेंसर ऑफ रैंक 0, ठीक है। अगर यहाँ पे इसमें n की वैल्यू अगर हम लोग 0 रख देते तो ये 0 रैंक टेंसर हो जाता, तो यहाँ पे 1 कंपोनेंट मिलता, तो वो स्केलर हो जाता। अगर यहाँ पे n की वैल्यू 1 रख देते हैं तो यहाँ पे 3 कंपोनेंट मिलेंगे, ठीक है, तो 1 रैंक टेंसर हो जाता, तो ये वेक्टर हो जाता। लेकिन ये टेंसर है, ये हमने टेंसर दिया है, ये वेक्टर हो जाता। इसका मतलब कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जो होती है वो एक हमेशा टेंसर होता है जिसका रैंक 1 होता है, और स्केलर जो होता है वो
एक टेंसर होता है जिसका रैंक 0 होता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर जो है समझ में आ रहा है। अब हम एक नई क्वांटिटी डिफाइन करेंगे, सूडो स्केलर और सूडो वेक्टर। ठीक है, छद्म अदिश राशि और छद्म सदिश राशि। सूडो मतलब छद्म, आभासी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर डिफिनेशन लिखा है, क्वांटिटी दैट डज नॉट चेंज अंडर ट्रांसलेशन और रोटेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस बट चेंजेज इट्स साइन व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द ईच एक्सिस इज रिवर्स, दैट इज इन्वर्जन। मतलब ऐसी कोई भी राशि जब हम लोग कोऑर्डिनेट को रोटेट कराते हैं या ट्रांसलेट कराते हैं, ठीक है, तो क्वांटिटी नहीं चेंज होती है बशर्ते उसका जो है साइन चेंज हो जाता है। जब एक्सिस को रिवर्स करते हैं या इन्वर्ज करते हैं, मतलब इन्वर्जन करते हैं या रिवर्स करते हैं, तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो ऐसी राशियों को बोलते हैं सूडो स्केलर। हमने कुछ स्केलर एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पे, जैसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए 3 वेक्टर। 3 वेक्टर का अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लें तो जो भी क्वांटिटी आती है ऑब्वियसली वो स्केलर होता है। अगर यहाँ पे देखें तो ये बी क्रॉस ए, अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लें तो ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर, ये बी क्रॉस सी एक वेक्टर है और ये वेक्टर और इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे वेक्टर के साथ, ये स्केलर हो जाएगा। दैट इज स्केलर आई हैव गिवन नेम लेम्डा लेट अस से। ठीक है, अब अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम को इन्वर्जन करते हैं या रिवर्स करते हैं, ठीक है, जब इन्वर्जन करेंगे तो जो ए होगा वो माइनस ए हो जाएगा, जो बी होगा वो माइनस बी हो जाएगा, जो सी होगा माइनस सी हो जाएगा। जो वेक्टर ए होगा अंडर इन्वर्जन अगर करेंगे, कोऑर्डिनेट को इन्वर्ज करेंगे मतलब मिरर इमेज लेंगे, तो जो ए दिखेगा वो माइनस ए हो जाएगा, जो बी दिखेगा वो माइनस बी हो जाएगा, जो सी होगा वो माइनस सी हो जाएगा। अब अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लें तो माइनस ए डॉट माइनस बी क्रॉस माइनस सी, तो क्या हो जाएगा माइनस ए डॉट बी क्रॉस सी, तो क्या हो गया माइनस लेमडा। ये किसके बराबर है, ये जब हमने इसको लेमडा डिफाइन किया तो ये भी लेमडा है, तो ये माइनस लेमडा हो गया। इसका मतलब क्या है कि जब हमने इन्वर्जन किया एक्सिस का, तो जो क्वांटिटी ओरिजिनल क्वांटिटी थी उसका साइन चेंज हो गया, बाकी उसका कोई मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, बस उसका साइन चेंज हो गया। अगर ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, अगर ये माइनस होता तो ये प्लस हो जाता। सो दिस काइंड ऑफ quantities are known as a pseudo scalar. Remember, these are known as the pseudo scalar. तो हमने यहाँ पे और कम्पैक्ट तरीके से लिखा है, a डॉट बी क्रॉस सी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर अंडर इन्वर्जन इट विल बी माइनस ए डॉट वेक्टर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, सो दैट इज लेमडा इज चेंज इनटू द माइनस लेमडा। सो दिस काइंड ऑफ क्वांटिटीज आर नोन एज द सूडो स्केलर। सिमिलरली अगर सूडो वेक्टर की बात करें तो सूडो वेक्टर जो 2 तरीके के होते हैं। सो सूडो वेक्टर्स आर 2 टाइप, सो दैट इज पोलर आर ट्रू वेक्टर एंड अनदर इज एक्सियल वेक्टर आर सूडो वेक्टर। तो जो हमने ट्रू वेक्टर की बात किया ऑलरेडी हमने बात कर दिया है। तो इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछे वेक्टर कितने तरह के होते हैं, तो वेक्टर 2 तरीके से होते हैं, 2 तरीके के। पहला जो है पोलर आर ट्रू वेक्टर, जो हमने बात किया अभी इसके पहले, अंडर ट्रांसफॉर्मेशन अंडर रोटेशन, तो एक सर्टेन रूल फॉलो करते हैं, तो दे आर नोन एज द ट्रू वेक्टर्स। फिर एक दूसरा वेक्टर होता है दैट इज सूडो वेक्टर। ठीक है, तो जो सूडो वेक्टर होते हैं, मतलब ट्रू वेक्टर जो होते हैं, जो ट्रू वेक्टर नॉट सूडो वेक्टर, जो ट्रू वेक्टर होते हैं, जो हमने पहले बात कर चुके हैं, तो ट्रू वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स विच ऑन रिफ्लेक्शन चेंज साइन आर कॉल्ड द पोलर आर ट्रू वेक्टर। मतलब अगर हम उसको इन्वर्जन करते हैं, अगर उसमें ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, रिफ्लेक्शन अप्लाई करते हैं, अगर उसका मिरर इमेज लेते हैं, तो क्या करेगा वो साइन चेंज कर जाएगा, जैसे कि स्केलर अभी चेंज कर रहा था, सूडो स्केलर चेंज कर रहा था। तो हमने कुछ फिजिकल एग्जांपल दिए हैं, तो जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, फोर्स वेक्टर, मोमेंटम वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, सो दीज आर ऑल आर नोन एज द ट्रू वेक्टर। हमने पढ़ रखा होगा, दीज आर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज द वेक्टर, वेलोसिटी इज नोन एज द वेक्टर, force is vector, momentum is vector, position vector is vector. So these are known as the true vector or simply vector. But अगर pseudo vector की बात करें, so pseudo vectors are those vector
which on reflection or inversion does not change their sign। ठीक है, रिमेंबर, कंफ्यूज नहीं होना है। अब जो सूडो वेक्टर होता है वो क्या करेगा, अगर उसको हम कोऑर्डिनेट को इन्वर्जन करते हैं, रिफ्लेक्शन करते हैं, अगर मिरर इमेज लेते हैं तो क्या होगा, वो साइन चेंज नहीं करेगा। अगर साइन चेंज नहीं करता है तो क्या हो जाएगा, सूडो वेक्टर हो जाएगा। सूडो स्केलर में क्या था, सूडो स्केलर में जब इन्वर्जन करते हैं तो साइन चेंज होता था। रिमेंबर, यहाँ पे अंडर इन्वर्जन साइन चेंज होता था, तो ये हम लोग बोले थे इसको सूडो स्केलर। अगर साइन चेंज नहीं करता है, अगर वो स्केलर अगर इन्वर्जन में साइन चेंज नहीं करता तो उसको सिंपली स्केलर बोलते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे साइन कर रहा है तो इसको बोल रहे हैं, साइन चेंज कर रहा है इसको हम लोग बोल रहे हैं सूडो स्केलर। सिमिलरली वेक्टर में आए तो जो अगर साइन चेंज कर जाता है तो उसको बोलते हैं ट्रू वेक्टर, अगर साइन नहीं चेंज करता है तो उसको बोलते हैं सूडो वेक्टर्स। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर नोन एज द ट्रू वेक्टर्स। तो हम आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं। ठीक है, लेते हैं, तो मान लेते हैं अगर ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, अगर इन्वर्जन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आर हो जाएगा, तो आर चेंज इन माइनस आर, मोमेंटम चेंज इंटू माइनस पी, एफ फोर्स एफ चेंज इंटू द माइनस एफ, वेलोसिटी चेंज इंटू द माइनस वी। सो दीज आर नोन एज द ट्रू वेक्टर और पोलर वेक्टर, हमने बात किया। और सूडो वेक्टर की अगर बात करें तो क्रॉस, हमने बताया क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर अगर मान लेते हैं तो वेक्टर ए है, वेक्टर सी है, तो ए क्रॉस बी दैट इज अगेन ए वेक्टर, तो दैट वी हैव डिफाइंड ए न्यू क्वांटिटी दैट इज वेक्टर सी। ठीक है, तो ए वेक्टर था, बी वेक्टर था, एक नया वेक्टर मिला, हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ए न्यू वेक्टर, जो सी वेक्टर आया। अब अगर इन्वर्जन लगाते हैं इसमें, अगर ए वेक्टर को इन्वर्जन करेंगे तो माइनस ए वेक्टर हो जाएगा, बी को अगर चेंज करेंगे तो माइनस बी हो जाएगा। अब अगर माइनस ए वेक्टर का माइनस बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज ए क्रॉस बी, तो अपना पुराना ओरिजिनल वेक्टर आ गया, दैट इज वेक्टर सी, वेक्टर सी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सूडो वेक्टर है जब अंडर इन्वर्जन करते हैं तो उसका जो साइन चेंज नहीं होता है, तो ए क्रॉस बी रिमेन्स ए क्रॉस बी, दैट मीन्स वेक्टर सी रिमेन्स वेक्टर सी, मीन्स ए क्रॉस बी रिमेन्स ए क्रॉस बी, दैट इज इक्वल टू सी, सो दैट इज नोन एज द सूडो वेक्टर्स। अगर इसके फिजिकल एग्जाम्पल कुछ अगर देखें, जैसा कि टॉर्क अगर लें, टॉर्क क्या डिफिनेशन होता है, इज आर क्रॉस एफ। ठीक है, अगर इसको इन्वर्जन करते हैं तो माइनस आर माइनस एफ, दैट इज अगेन ए टाउ, दैट इज अगेन मतलब क्या हुआ, ये साइन चेंज नहीं किया, सो दिस इज ए सूडो वेक्टर, टॉर्क इज ए सूडो वेक्टर। सिमिलरली एंगुलर मोमेंटम लें, दैट इज आर क्रॉस बी, दैट इज अगेन ए सूडो वेक्टर। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, दीज आर नोन एज ए सूडो वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेलोसिटी, मोमेंटम, दीज आर नोन एज द ट्रू वेक्टर। तो मतलब अगर सूडो वेक्टर पूछा जाए सिंपल तरीके से आप बता सकते हैं कि अगर दो ट्रू वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो जो भी आएगा वो हमेशा सूडो वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, अब थोड़ा इन पे और चर्चा करते हैं। बोथ, दोनों, दैट बोथ पोलर आर ट्रू वेक्टर एज वेल एज सूडो वेक्टर, मीन्स ट्रू वेक्टर एज वेल एज सूडो वेक्टर ट्रांसफॉर्म इन ए सिमिलर मैनर और बिहेव सिमिलरली। मतलब अगर सूडो वेक्टर है, अगर सूडो वेक्टर है या ट्रू वेक्टर है, अगर उसको रोटेशन कराते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कराते हैं, जैसा कि हमने भी ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था, हाउ डज वेक्टर ट्रांसफॉर्म, तो दोनों जो है सेम तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, मतलब सिमिलरली बिहेव करते हैं, उनका बिहेवियर सेम रहता है। हाउएवर अंडर रिफ्लेक्शन, this transformation is called as improper transformation, that true vector behave differently from the pseudo vector। अगर नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें, तो सूडो वेक्टर और ट्रू वेक्टर दोनों सेम तरीके से बिहेव करते हैं, लेकिन जो सूडो वेक्टर होता है उसका जब ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो उसका साइन जो है चेंज हो जाता है, मतलब वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है, जैसे हमने भी बताया आपको। सो सूडो वेक्टर बिहेव एज ए वेक्टर फॉर ऑल पर्पस, सूडो वेक्टर्स बिहेव एज ए वेक्टर फॉर ऑल पर्पस एक्सेप्ट व्हेन रिफ्लेक्शन, मतलब रिफ्लेक्शन में ही, सिर्फ अंडर रिफ्लेक्शन जो है, अगर रिफ्लेक्शन करते हैं तब जो है सूडो वेक्टर डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है। बाकी अगर कोई और पर्पस के लिए यूज करते हैं सूडो वेक्टर, तो वो हमेशा वेक्टर की तरह ही बिहेव करता है। So this is the physical meaning of pseudo vector and
true vector and I have explained the pseudo scalar and true scalar. सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर मेरा बहुत अच्छा लगा, और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप कमेंट ज़रूर यूट्यूब चैनल पे ज़रूर दीजिए। आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिए कि आपको कैसा लगा, कि आपने पहले से इसको अध्ययन कर रखा था, नहीं कर रखा था, और आपने इसमें क्या नया सीखा इस लेक्चर में। ये ज़रूर मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी इस लेक्चर को सुन रहे हैं, आप ज़रूर कमेंट करिए यूट्यूब चैनल पे मेरे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग and kind patience, because this lecture is very long lecture. Thanks a lot once again. Thanking you all for listening me.